Hello everyone, I am Mansha Kukreti. Welcome you all to Gehu Talkies, the official podcast channel of Graphic Era Hill University. मिर्ज़ापुर और साबरमती रिपोर्ट्स तो हम सभी ने देखी है। आज हमारे साथ उन्हीं के राइटर श्री अविनाश सिंह तोमर जी है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, एज़ वी ऑल नो, मिर्ज़ापुर सीरीज़ इज़ अ वंडरफुल सीरीज़ और उसमें आपने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप क्या हमें उस छोटी सी जर्नी के बारे में बता सकते हैं अपनी? Sure. So मिर्ज़ापुर एज यू सेड बहुत ही वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाता है। लोगों को उनके किरदारों से बहुत प्यार है। मैंने उसका सीज़न 3 लिखा है और मुझे तो बहुत मज़ा आया लिखते हुए। जब आप किसी चीज़ का सीज़न 3 लिख रहे होते हो या व्हेन यू आर नॉट द क्रिएटर और जब आप उसको बीच से ज्वाइन करते हो तो एक चैलेंजिंग फैक्टर ये होता है कि आपको उनकी टोन, कैरेक्टर्स की टोन, कैरेक्टर का बिहेवियर, उनके मोटिवेशंस वो करेक्ट पकड़ने होते हैं, विच टेक्स अ टोल समटाइम्स, बट अगेन इट इज़ चैलेंजिंग फॉर श्योर। बट जो भी एंड प्रोडक्ट आया, जिस तरीके से लोगों ने उसको रिसीव किया, इट वाज आई थिंक इन एशिया टॉप 10 in terms of number of views. So I think it was fruitful, the exercise, and I'm sure आगे भी ऐसे ही लोग देखेंगे मिर्ज़ापुर। और सर, आपने केवल स्टोरीज़ लिखी नहीं, आपने डायलॉग्स भी लिखे हैं अनकही कहानियों के। तो आपको एक डिफरेंस फील हुआ कि मतलब डायलॉग राइटिंग इज़ डिफरेंट, इज़ हार्ड और राइटिंग इज़ हार्ड, मतलब नॉट ओनली स्टोरी राइटिंग इज़ हार्ड या फिर केवल एक डायलॉग राइटिंग इज़ हार्ड, विच इज़ द हार्डेस्ट टास्क? आई थिंक टू ईच टू हिज ओन वाली बात होती है कि मैं स्क्रीन प्ले और डायलॉग एक साथ लिखता हूँ मोस्टली, बट समटाइम्स कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ डायलॉग्स लिखने होते हैं। आई प्रेफर कि मैं ही स्क्रीन प्ले लिखूँ और मैं ही डायलॉग्स लिखूँ, क्योंकि मैं डायलॉग्स में सोच पाता हूँ ज़्यादा। मैं जब स्टोरी स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि कैरेक्टर्स बात नहीं कर रहे होते हैं। राइटिंग की एक खूबी है कि जब आपके कैरेक्टर्स बात करते हैं डायलॉग्स में, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप सिर्फ एक मीडियम होते हो, आप नहीं लिख रहे होते हो, वो कैरेक्टर्स खुद ब खुद लिख रहे होते हैं खुद को ही। तो वो एक बहुत ही मैजिकल स्पेस होता है राइटिंग में। बट स्क्रीन प्ले में आपको पूरा एक्टिवेटेड रहना पड़ता है, आपकी 100% एनर्जी और प्रेजेंस होती है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर या फिर स्क्रीन प्ले इट्स ऑल अबाउट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कि एक कहानी 100 तरीके से आगे बढ़ सकती है, आप कौन सा रास्ता लोगे। हर कैरेक्टर अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, लेकिन उसको करेक्ट ड्रामा के लिए वो अभी क्या करेगा। तो इट्स लॉट ऑफ permutation and combination, and you have to be very analytical also, while sort of preserving your creativity and not make it too mechanical. तो वो एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज होती है, बट वंस यू डू इट, वंस यू गो थ्रू दैट स्टॉर्म, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। सर, आपने कैरेक्टर की बात करी, तो मतलब आप जब कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं तो आप कुछ इमेजिनेशन करते हैं या फिर कोई आपके आसपास वो बंदा होता है कि यार इस टाइप का कैरेक्टर चाहिए इस उसमें, मतलब वो एक आप इमेजिनेशन, वो क्रिएशन कहाँ से लाते हैं? कोई भी कैरेक्टर जब बनता है, मुझे लगता है इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल किसी चीज़ का नहीं होता है। आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपको थोड़े अतरंगी लगते हैं कभी कभी, तो आपके जहन में रह जाते हैं ये 5 साल 10 साल, और 10 साल में उस इंसान की शख्सियत भी बदल जाती है आपके दिमाग में। तो वो जो रेजिडुअल होता है वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और जब आप लिख रहे होते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है। कई बार लिखने के बाद आपको याद आएगा, अरे ये कैरेक्टर तो वहाँ से इंस्पायर्ड है। कभी कभी वो किसी फिल्म से भी हो सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इमेजिन करके ही सब कुछ लिखना है या फिर सब कुछ क्रिएट करना है। It's a mix of everything. I think as long as it is interesting and it has a certain unique element to it, it works. आई
एज वी ऑल नो जो फिल्म मेकिंग है वो एक क्रिएटिव वो है कि बस यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी यूनिक। तो अगर आपकी उसमें राइटिंग में कभी क्रिएटिव ब्लॉक लग जाता है तो आप उसे मैनेज कैसे करते हैं? हर क्रिएटिव ब्लॉक इज़ दी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ राइटिंग। आप हमेशा क्रिएटिव ब्लॉक में ही रहते हो, तो आपको निकलना पड़ता है उससे धक्के मार के। तो मतलब वही कैसे मतलब आप मैनेज करते हैं? आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस व्हेन यू डू समथिंग प्रोफेशनली। वो एक इंस्टिंक्ट बन जाता है कि आई मीन सबके लिए अलग अलग तरीके से वर्क करता है। कई लोग लिखते समय टहलना शुरू कर देते हैं, बॉडी एक रिदम में होती है। कई लोग शार में जाते हैं, उनको वहाँ ख्याल आते हैं। कई लोग को आइडिया सुनाते वक्त क्लिक होता है कुछ। तो क्रिएटिव ब्लॉक तो बहुत ही इनहेरेंट स्टेज है राइटिंग का। आपको तोड़ के एक जोन में आना पड़ता है। वो जोन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, एंड देन इट्स अगेन द रोड इज़ ब्लॉक्ड। नो वॉट, मतलब अभी तो मैंने ये कर लिया, अच्छा अभी क्या करना है आगे, यार नहीं क्लिक होगा। बट आई थिंक द मोर यू स्टे इन दैट जोन ऑफ राइटिंग, जब आप लिख रहे होते हो, अगर जैसे आपने 3 घंटे के लिए लिखा, या आप 3 घंटे टेबल पे बैठ के कंप्यूटर पे बैठे हो, एक्चुअल राइटिंग बहुत अच्छे दिन पे सिर्फ 15 से 20 मिनट या आधे घंटे होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बाकी यूर जस्ट पुशिंग द ब्लॉक्स कि यार क्या लिखूँ, कैसे करना है। द मोर यू आर राइटिंग, द मोर यू राइट ऑन डेली बेसिस, वो जो जोन है 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो बढ़ता जाता है। एंड प्रोफेशनल राइटर से वही उम्मीद की जाती है कि वो कंटिन्यूसली लिख पाएँ, क्योंकि यू कांट जस्ट से कि यार आज मेरा क्रिएटिव ब्लॉक है तो कल आना, भी तो मेरे पास ड्राफ्ट नहीं है। बिकॉज देयर आर डेडलाइंस प्रोडक्शंस के अपने, उन्होंने एक्टर से डेट ले रखी होती है, सेट बुक कर रखा होता है, हमें 6 महीने बाद शूट करना है। सो एज अ राइटर यू कांट से कि यार मेरे को तो अभी 2 दिन क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है, अब कल तुम शूट कर रहे हो तो मैं क्या दूँ। तो अगेन जैसे कोई स्पोर्ट्समैन, डिस्पाइट हिज अनविलिंगनेस ही गोज एंड बॉक्सेस और स्विम्स और प्लेज क्रिकेट। That is what professionalism is. And when you know that you have to do it professionally, then a lot of things get easy for you. As long as you're doing it for the sake of it, for you're doing it amateurly or for the pleasure of it, आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा। Then he will the mind will seek pleasure and relaxation out of it. Professional writing happens in distress mostly, but it is, having said that, it is a very enjoyable exercise also. But yeah, it's like how you see it, how you take it, it's individual to individual. ठीक है सर, चाहे वो फिक्शनल मूवीज़ हो चाहे वो नॉन फिक्शनल मूवीज़ हो, रिसर्च प्लेज अ बिग रोल। एज अ राइटर आप मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स क्या यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए? क्योंकि बेसिकली हम सबको पता है रिसर्च के लिए यू कैन डू अ सर्वे, बट इट्स नॉट ना। मूवीज़ तो एक डिफरेंट है, आपको ग्राउंड लेवल पे जाके आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और हर चीज़ ऑनलाइन नहीं मिल सकती। ऑनलाइन एक लिमिटेड आपको सोर्स मिल सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी, क्योंकि आपने साबरमती अभी रिपोर्ट लिखी है तो उसके लिए तो आपको रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हुआ होगा, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ ऐसे अपनाई जो आपको हेल्प करे? आई थिंक 2-3 तरीके की रिसर्चेज हैं। मतलब सी, आप किसी मुद्दे को अगर आप रिसर्च करने पे जाओगे तो आप कितनी रिसर्च करोगे? देयर इज़ नो एंड टू अ रिसर्च, राइट। आपको कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं खुद से कि मेरा कैरेक्टर इस जगह पे जा रहा है, इसका ड्रामेटिक नीड क्या है, हाँ, या फिर मेरी कहानी इस तरफ फ्लो कर रही है, मुझे कितनी रिसर्च करनी है, कितना पीछे और आगे मुझे समझना है। अगर आप रिपोर्टिंग पे रिसर्च कर रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम जोन में वो इंसिडेंट हुआ है, तो आप 20 साल तक भी रिसर्च कर सकते हो और पीछे 50 साल की भी कर सकते हो कि रिपोर्टिंग का जन्म कहाँ से हुआ, इंडिया में क्या है, बट वो आपका यूज़ नहीं होगा। सो आई थिंक थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट में भी जाके करना पड़ता है कि आपने कुछ लिखा, आपके कैरेक्टर्स मजबूत हो गए, खड़े हो गए, एंड नाउ यू आस्क योरसेल्फ कि यार मुझे इस कैरेक्टर के बारे में कितना जानना है, इस इंसिडेंट के बारे में कितना जानना है। और फिर यू गो टू authentic sources. I mean, it's better if you talk to those people rather than books or videos, because I think books and videos are a little contaminated form of information, because वो एक intention के साथ लिखे जाते हैं और बहुत सारा lost in translation भी होता है।
वेयर एज़ जब आप किसी को लाइव सुनते हो या बात करते हो, तो उसका माइंड बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फेंक रहा होता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है उसको फ़िल्टर करने का, या कोई इंटेंशन नहीं लगा सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग लाइव जाना नहीं प्रेफर करते, पॉलिटिशियंस या कई लोग इंटरव्यूज़ नहीं देना चाहते, क्योंकि इंस्टेंट में आप कुछ कह जाते हो जो आप नहीं कहना चाहते थे, और वहाँ पे सच्चाई होती है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप लोगों से बात करो, और इवन बेटर अगर आप उनको ये मत बताओ कि आप रिसर्च के लिए आए हो, ओके। क्योंकि जब आप उनसे रिसर्च के लिए, आप मान लो कि आप जैसे मज़दूरों के हालात पे आप रिसर्च करने गए और आप एक झुग्गी में चले गए, द मोमेंट आप उनको बता दोगे कि यार हम रिसर्च करने आए हैं और हम मीडिया से हैं, तो वो अपने दुखड़े और वो सब ऐसा वो प्रोजेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। वेरेज आप उनसे नॉर्मली बात, इफ़ यू फाइंड अ वे टू टॉक टू देम एंड जस्ट लाइक टॉक अबाउट देयर डेली एक्टिविटीज़, आपको जो उसमें मिलेगा वो बहुत असली होगा, और आप चकित भी हो सकते हैं कि आप पाओगे कि एक रिक्शे वाला आपसे ज़्यादा खुश है। मैंने ये बहुत बार एक्सरसाइज की, मैं अक्सर ऑटो वालों से बात करता हूँ, और ऐसे ही, हाँ, मैं बताता नहीं हूँ कि मैं राइटर हूँ, मतलब और क्या, कहाँ के हो, ये वो, मेरा कोई स्ट्रेस नहीं होता लाइफ में, डिप्रेशन, सर क्या डिप्रेशन है, बढ़िया दिन में कमाते हैं, सुबह घर भेज देते हैं, 10,000 बचता है, मज़ा आता है हमको तो जीने में। तो मैं कहता यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, जबकि मैं सो कॉल्ड एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरा तो आधा टाइम टेंशन में जा रहा है, और ये आदमी को कोई टेंशन नहीं। और मैंने ये देखा है, ज़्यादातर निचले तबके सामाजिक रूप से वो ज़्यादा खुश है, लेकिन अगर आप उनसे पूछने जाओगे इंटरव्यू में, तो वो बोलेंगे कि उनकी तो ज़िंदगी सबसे ख़राब है। तो ये एक ऑथेंटिसिटी पाने के लिए आपको वो अपनी पहचान भी छुपानी पड़ती है कभी। ओके। सो जब हमारे कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स को पता चला कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भेजे हैं। पहला, कि एक नोवेल लिखने में और एक फ़िल्म लिखने में क्या डिफरेंस है? क्योंकि लिखते हम दोनों जगह हैं, बट एक विजुअलाइज होता है और एक को हम इमेजिन खुद कर रहे होते हैं। बुक्स को हम पढ़ते हुए खुद इमेजिनेशन हमें करना होता है, और फिल्म तो इज़ लाइक हमें पका पकाया सब चीज़ मिल गई सामने। देखो, नॉवेल एक ना अथॉरियल वॉइस होती है नॉवेल में, कि एक ऑथर कभी भी स्विच कर सकता है कहानी में और अपनी आवाज़ में। सो जैसे उसने एक कहानी लिखी है कि यार राम ने ये किया, वो किया, ये किया, ठीक है, और वो अब जाके ये भी बोल सकता है कि राम से मुझे ये याद आता है कि मेरे बाबा ने मुझे ये बोला था। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप कट बैक कर सकते हो अपनी आवाज़ में एज एन ऑथर, कि मेरी माँ भी ये कहा करती थी और दिस एंड दैट और ये, और फिर वो वापस आ जाएगा, तो फिर राम ने ये कहते हुए चाकू उठा लिया। जब आप फिल्म लिखते हो तो आपको एक दायरे में लिखना है, आप अपनी अथॉरियल वॉइस शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, वो क्राफ्ट से आएगी, वो सीन में आएगी, बट आप अपनी अथॉरियल वॉइस में कट बैक नहीं कर सकते। दूसरा, नॉवेल जो है वो बात को शब्दों में कहता है, स्क्रीन प्ले जो है वो पिक्चर्स में कहता है। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि व्हाट्स योर नेम, आई एम सॉरी, मंशा, कि मंशा आज कमरे में आती है और वो बहुत खुश थी, ठीक है, तो मैं ये शब्दों में कह दिया, मैं स्क्रीन प्ले में कैसे दिखाऊंगा अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ? तो अब मैं क्या लिखूंगा कि मंशा एंटर्स द रूम एंड शी इज डांसिंग, है ना। तो आप पिक्चर्स में बात करते हो, यू राइट द इमेजरी इन स्क्रीन प्लेस। नॉवेल में आप शब्दों में और अपनी आवाज़ में लिखते हो, इसलिए बहुत सारे नॉवेल राइटर्स कभी भी अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर्स बन नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं शब्दों में, बट उनके पास वो विजुअली देखने की क्षमता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत कॉम्पैक्ट राइटिंग है, वो एक्शन लाइन 2 या 3 सेंटेंसेस में ख़त्म हो जाता है। सो ओके। तो सेकंड क्वेश्चन ये था, यू आर सच अ गुड लुकिंग पर्सन, और इतना आपने स्मार्ट है, हैंडसम है, स्टिल आपने कभी मतलब लाइफ में अपने एक्टिंग और मॉडलिंग ट्राई नहीं किया? आप राइटर उसमें गए? नहीं नहीं, कभी भी नहीं ऐसा। क्यों? वो फील्ड ही नहीं रहा आपका मतलब? नहीं, मतलब ऐसा कभी मेरा, आई डोंट नो, मे बी एक्टिंग डाउन द लाइन कभी 10-15 साल बाद, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ गुड लुक्स, इट्स जस्ट दैट आई एम अ वेरी इनहिबिटेड पर्सन, आई डोंट लाइक कैमरा, आई डोंट like talking to people that much. I mean, very selectively I talk to people, but I don't know, I have anything to express that ways to enact, or maybe if I like some role in future, I might, but I don't know, I've never thought about it. एक लास्ट क्वेश्चन ये Sure. है
कि आप मतलब क्या पसंद करते हैं अगर आपकी जो मूवी है जो आपने लिखी है वो एक थिएटर में प्ले हो, डिस्प्ले हो या फिर एक ओटीटी चैनल पे आए? यार थिएटर तो सबका ड्रीम होता है, ठीक है, बट ओ टी टी आपको ना बहुत कुछ देखो, ओ टी टी में थोड़ी सी वो नॉवेलिश आवाज़ आ जाती है कि आप ना बहुत डिटेल में जा सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो, क्योंकि वो 5 घंटे की कहानी होती है या 2 सीज़न में आती है, उसका एक अपना फ्लेवर है, उसका एक मज़ा है। लेकिन थिएटर में आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है जब आप जाते हो और 200 लोग जब फिल्म देख रहे होते हैं तो आप ताली बजाते हैं तो आपको तुरंत अच्छा लग जाता है। लेकिन जब सन्नाटा होता है तो फिर वो तमाचा भी आपको फील होता है ना कि यार मैंने तो जोक लिखा था, ये हुँ। इनको रजिस्टर ही नहीं हुआ क्या। तो वो सब कुछ इंस्टेंट होता है एंड इट्स वेरी हाई ऑक्टेन एनर्जी। या आई मीन इफ आई हैव टू चूज वन, आई विल ऑलवेज गो फॉर थिएटर बिकॉज I think films are meant for theaters. It's community viewing exercise, and it's very magical to see, you know, so many people just relating to that one emotion as if they are connected. हुँ। So I think yeah, the real magic happens in theaters. आपने तालियों की बात करी थिएटर के लिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा क्या आता है? मतलब जब आपकी मूवी प्ले हो रही है, मतलब आपने जो लिखा है वो बन रहा है या फिर अगर वो सुपर हिट हो जाए? मतलब एक सुपर हिट का तो अपना है बट स्टिल कि मेरा डिस्प्ले हुआ है, मैंने जो लिखा है वो बन रही है उस पे। I think मतलब सी व्हेन यू राइट अ फिल्म यू वांट इट टू बी अ सुपर हिट ना, नोबडी वांट्स इट कि यार मेरी फिल्म मेडियोकर कर जाए या बट आई थिंक यू व्हाट यू ट्राइंग टू आस्क इज कि ज़्यादा खुशी किस में होती है जब आप फिल्म को उसी तरीके से जैसे आपने लिखी है वैसे ही बन जाए, या फिर उसमें अगर थोड़ा डिस्टॉर्शन है बट फिर भी वो सुपर हिट हो गई। हुँ। आई थिंक थोड़ी डिफ़िकल्ट कंपैरिजन है। आई मीन यू वांट योर फिल्म टू सक्सीड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज that's how you're going to get, you know, work for the future. So I mean yeah, I mean I like the film. I would want people to love the film, and regardless the numbers, I mean that if there are numbers, it's when better. Thank you so much, sir. It having a wonderful conversation with you. Thank you so much, sir. Thank you so much.